आज भी हम मैट्रिसेस के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्स मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, ये अगर ऑपरेटर ए है तो उसका इन्वर्स के ऊपर हम -1 उसकी पावर में लिखते हैं, और ए को जब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए या ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब है कि किसी स्टेट पे अगर हम ऑपरेटर ए अप्लाई करें और फिर ए इनवर्स अप्लाई करें, तो स्टेट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर कोशेंट कैसे लेते हैं? कोशेंट जब 2 नंबर्स को हम डिवाइड करते थे, तो हम ये सपोज़ करते थे कि जो कोशेंट में नंबर है उसकी पावर -1 हो गई है। सॉरी, जो अ, ये डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर -1 है। लेकिन अब हमारे पास मैट्रिसेस के केस में 2 ऑप्शन है कि हम ए ओवर बी को ए मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बी कंसीडर करें, जो कि ए इंटू बी इनवर्स है, या 1 ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय ए सपोज़ करें, क्योंकि बी इनवर्स ए बन जाता है। और आपको पता है क्योंकि मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करते, तो ए बी इनवर्स इज़ नॉट इक्वल टू बी इनवर्स ए। अ, और फिर इनवर्स जौन-सा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है प्रोडक्ट पे, लेकिन वही है, उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, जैसे हर्मिशियन कॉन्जुगेट में होता था। अगर ए-बी-सी-डी ऑपरेटर्स की हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और फिर इनका इन्वर्स ले लें, तो जो रिज़ल्ट इसका आता है वो सेम होता है कि अगर आप डी का इन्वर्स, सी का इन्वर्स, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स लेके उनकी प्रोडक्ट ले लें। तो इन इन जनरल अगर कोई अ, ऑपरेटर की पावर n है और फिर उसका इन्वर्स लिया जाए, तो ये सेम है कि अगर ऑपरेटर का इन्वर्स पहले ले लें और फिर उसकी nth पावर हम बाद में। यूनिटरी ऑपरेटर ये इस इक्वेशन से डिफाइंड है कि अगर किसी ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट उस ऑपरेटर के इन्वर्स के इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं वो एक यूनिटरी ऑपरेटर है। या अगर आप ये देखें, ये मैं दोनों साइड्स पे यू से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये यू इनवर्स जौन-सा है वो तो आइडेंटिटी बन जाता है। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि यू डैगर यू इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ इक्वेशन है वो अगर ये है कि मैं लेफ्ट साइड से यू से अप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन को, तो यू डैगर भी आइडेंटिटी है। तो यूनिटरी ऑपरेटर को इस तरह भी लिखा जाता है। अगर 2 ऑपरेटर्स यूनिटरी हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी यूनिटरी है, ये इसका प्रूफ दिया हुआ है। और इसी तरह अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो और जो कि यूनिटरी हैं, तो वो ये सारी प्रोडक्ट भी यूनिटरी होगी, और ये इसका प्रूफ है, क्योंकि आपके सेंटर में जो ऑपरेटर्स आते हैं, ये क्योंकि हर्मिशियन कॉन्जुगेट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो हमेशा सेंटर में सेम ऑपरेटर्स आ जाते हैं, और जो जिनकी प्रोडक्ट आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स जो से ना एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे हम बहुत से सिस्टम्स की आइगन स्टेट्स और आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने अपने हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल्स फाइंड किए थे, उसकी हर एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट होती थी वो आइगन स्टेट होती थी, और जो एनर्जी की वैल्यू होती थी वो आइगन वैल्यू होती थी। मैथमेटिकली हम ये लिखते हैं कि कोई ऑपरेटर ए जब किसी स्टेट पे एक्ट करता है और वो वही स्टेट वापस कर दे, अ, लेकिन उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं कि ये आइगन स्टेट है, या आइगन फंक्शन है, या आइगन वेक्टर है। और ये जो नंबर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। और ये पूरी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम आइगन वैल्यू इक्वेशन या आइगन वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी हमारा एक आइगन फंक्शन है। सॉरी, आइडेंटिटी का हर हर स्टेट जो सी है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर की आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट है, क्यों, और इसका आइगन वैल्यू 1 होता है। अ, अगर स्टेट ए जो सी है किसी ऑपरेटर ए की आइगन स्टेट है, तो वो उसकी nth पावर की भी आइगन स्टेट होगी। ऑफ कोर्स आइगन वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर ए की आइगन वैल्यू ए थी, तो क्योंकि ए n टाइम अप्लाई करने से आया है ए टू पावर n, तो यहाँ पे भी आइगन वैल्यू की पावर n हो गई है। और आपको पता है फंक्शंस जो से हैं वो ए की पावर से मिलके बनते हैं, तो इसलिए अगर कोई फंक्शन ऑफ ए होगा तो साई उसकी भी आइगन स्टेट होगी, लेकिन जो उसकी आइगन वैल्यू होगी वो फंक्शन ऑफ वैल्यू ए होगा। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि साई जोन-सा है, ऑपरेटर ए का आइगन फंक्शन है, तो ई रेज़ टू पावर आयोटा ए का भी आइगन फंक्शन है। यहाँ पे जहाँ पे ऑपरेटर था, वहाँ पे उसकी आइगन वैल्यू लग गई है।
आइगन वैल्यू से रिलेटेड कुछ रिजल्ट हमारे पास हैं कि अगर आपके पास कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उसकी आइगन वैल्यूज रियल होती हैं और उसकी जो आइगन स्टेट्स होती हैं वो ऑर्थोगोनल होती हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में मेंशन किया था, यहाँ इसका प्रूफ है। हर्मिशियन की प्रॉपर्टी ये है कि ए डैगर इज इक्वल टू ए है और ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है। फाई एक आइगन फंक्शन है और इसकी कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ए सब एन है। तो प्रूफ हमने ये करना है कि जो ए सब एन है वो रियल है और ये जो फाइज की स्केलर प्रोडक्ट होगी वो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोनॉर्मल बल्कि कह लें। ऑर्थोनॉर्मल यानी सेम को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा और डिफरेंट आइगन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 0 आएगा। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन को ही पहले हम लिख लें। तो ये रिजल्ट आता है। इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड से हम फाई एम के साथ इसकी स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे तो लेफ्ट साइड तो एक सैंडविच बना देगी ऑपरेटर ए का बिटवीन फाई एम एंड फाई एन और राइट साइड पे हमारे पास फाई एम एन की स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगी। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी डुअल स्पेस में इक्वेशन होगी, यानी साई कैट्स की बजाय हम ब्राज में अगर इक्वेशन लिखें तो ए की बजाय ए डैगर आ जाएगा और आइगन वैल्यू की बजाय उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट आता है आइगन वैल्यू के तौर पे। इस इक्वेशन का जब हम राइट साइड पे हम फाई एन के साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट लें तो ये लेफ्ट साइड पे ये सैंडविच बन जाता है ए डैगर का और राइट साइड पे वही हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आती है। लेकिन आपको पता है ए डैगर इज इक्वल टू ए, तो अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड से मैं फाई एम और फाई एन से सैंडविच कर दूं तो ये वाली इक्वेशंस के लेफ्ट साइड बन जाएंगे जो कि इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है राइट साइड इक्वल है। राइट साइड को इक्वेट करें और तो फिर ये हमारे पास दोनों टर्म्स को एक ही साइड पे ले जाएं तो ये वाली इक्वेशन बनती है जो कि प्रोडक्ट है दो टर्म्स का। दो टर्म्स की प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो ये टर्म जीरो हो सकती है या ये टर्म जीरो हो सकती है। तो पहले हम कंडीशन लेते हैं कि अगर m इज इक्वल टू n हो तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है फाई एम फाई एन वाली, ये तो फाई एन का मैग्नीट्यूड होगा जो कि हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि हम फाई एन जो से नॉन जीरो ले रहे हैं। तो इसका मतलब है फिर ये दूसरी चीज़ ही ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी स्केलर प्रोडक्ट तो ज़ीरो नहीं। तो जब इसको ज़ीरो को इक्वल रखा तो ए एन इज इक्वल टू ए एन स्टार आ गया। जब कोई नंबर अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होता है तो इसका मतलब है वो नंबर रियल है, उसमें कोई आयोटा वाली टर्म नहीं है। दूसरा केस जब m नॉट इक्वल टू n हो तो फिर इसका मतलब है ये टर्म तो ज़ीरो नहीं है, फिर ये टर्म ही ज़ीरो हो सकती है और जब ये टर्म ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है कि ये दोनों आइगन फंक्शन जो उनसे हैं वो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल। अगला जो थ्योरम है वो कहता है कि आइगन स्टेट ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर जो उनसी हैं वो एक कंप्लीट सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी वेक्टर को कैट वेक्टर या आइगन किसी भी वेक्टर को हमारी वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर है उसको एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिख सकते हैं। इसके प्रूफ की बजाय मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगी कि हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर्स जो उनसे हैं उनके जो बेसिस हैं आई जे के हैं और कोई सा भी वेक्टर जो है वो हम आई जे के की टर्म में लिख सकते हैं। फिर उससे अगला जो है कि अगर दो मैट्रिसेस हर्मिशियन है, मैट्रिसेस नहीं सॉरी ऑपरेटर्स हर्मिशियन है और वो आपस में कम्यूट भी करते हैं और तीसरी कंडीशन है कि ऑपरेटर ए की आइगन वेक्टर जो उनसे नॉन डीजेनरेट है। नॉन डीजेनरेट का मतलब है कि हर एक आइगन वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू यूनिक होगी। ये नहीं कि दो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स हैं उनकी आइगन वैल्यू सेम आ जाए। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम के केस में हम एनर्जी की आइगन वैल्यू फाइंड करते थे तो एनर्जी लेवल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग दो स्टेट्स ऐसी आती थी जिनकी एनर्जी सेम होती थी। तो ऐसा कोई केस नहीं है। यहाँ पे हमारी आइगन वैल्यू नॉन डीजेनरेट है। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई जो है ऑपरेटर ए की। जब इसको दोनों साइड्स से हम बी ऑपरेटर से अप्लाई करेंगे तो नंबर ए जो राइट साइड पे है वो तो स्केलर है तो इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं और बी और ए कम्यूट करते हैं तो यहाँ पे भी ए जो सा बाहर आ जाएगा तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये इक्वेशन तो बता रही है
कि ए ऑपरेटर को मैंने किसी नए ऑपरेटर बी फाई पे अप्लाई किया, क्योंकि आपको पता है बी भी ऑपरेटर है, तो बी फाई कोई नया ऑपरेटर हम सपोज करते हैं फाई प्राइम देता है ना, तो ये भी एक आइगन वैल्यू इक्वेशन ही बन रही है ऑपरेटर ए की, जो कह रही है कि ए फाई प्राइम एक डिफरेंट वेक्टर है और उसकी आइगन वैल्यू भी ए एन है, लेकिन ये तो हमारी नॉन डिजेनरेट रूल के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब है फाई प्राइम जोन सा है वो फाई एन का ही मल्टीपल हो सकता है। यानी यूँ मैं कह सकती हूँ कि फाई प्राइम इज इक्वल टू बी टाइम्स फाई एन। तो ये यहाँ पे फाई प्राइम तो हमारा पी ऑपरेटर ऑपरेट करने से आया, तो ये हमारे पास फैक्ट आता है, और ये तो एक्चुअली आइगन वैल्यू इक्वेशन बन रही है बी के लिए। तो यहाँ से ये निकलता है कि जो ए के आइगन फंक्शंस थे वो बी के भी आइगन फंक्शंस या आइगन वेक्टर्स हैं। तीसरा थ्योरम जो है वो ये कहता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और इक्वल टू ज़ीरो। तो पहला थ्योरम जो हमारा था ना, उसी से सिमिलर रिजल्ट है। पहले थ्योरम में हमने ये कंडीशन यूज़ की थी ए डैगर इज इक्वल टू ए, लेकिन ये वाले थ्योरम के लिए हम ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। तो आप रिजल्ट जो है ना सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए हासिल कर सकते हैं। बस ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए आपने यूज़ करना है। ये इसके बाद सॉरी ये दूसरा तीसरा और ये चौथा थ्योरम था, और पांचवा थ्योरम कहता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड्यूल्यू या मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जो उसके आइगन वेक्टर्स होते हैं जो नॉन डिजेनरेट हों वो ऑर्थोगोनल भी होते हैं। अब ये हमारे पास फाई एन और फाई एम जो से ना वो दो आइगन वेक्टर्स हैं यू के, यू और उनकी आइगन वैल्यू ए एन और ए एम रिस्पेक्टिवली है। तो ये हमने ये एक स्केलर प्रोडक्ट बनाई है। स्केलर प्रोडक्ट जो सा है ये फाई एम और फाई एन के ऊपर यूनिटरी ऑपरेटर जो सा अप्लाई करके तो स्केलर प्रोडक्ट बनाई है। तो ब्रा के कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ आइगन वैल्यू आएगा, और कैट के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू एज इट इज आ गई है, और ये हमारे पास फाई एम और फाई एन की स्केलर प्रोडक्ट है। लेकिन आपको पता है यू डैगर यू भी तो आइडेंटिटी होता है, क्योंकि ये एक यूनिटरी ऑपरेटर है। ये जब इस टर्म को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो स्केलर प्रोडक्ट को हमने कॉमन ले लिया, बाकी जो टर्म बची वो ये है। इसमें भी अब हम m इज इक्वल टू एन वाला केस ले लें तो हमारे पास ये फाई एन का मैग्नीट्यूड आ जाता है जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है जो दूसरी टर्म बची है यही 0 के इक्वल होगी। m और n इक्वल हो गए तो ये n ए एन मोड स्क्वायर हो गया जो कि इक्वल टू 1 होना चाहिए, या इसका मतलब है ए एन का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो ये पहला केस प्रूव हो गया। दूसरा केस अगर n इज नॉट इक्वल टू m तो फिर क्या होगा, फिर ये हमारी ये वाली प्रोडक्ट जो सी है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अभी बताया था ए एन का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इनका मैग्नीट्यूड जो सा है वो 1 नहीं हो सकते, दो डिफरेंट की प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। तो फिर ये 0 नहीं होगा, बल्कि ये दूसरी टर्म 0 होगी, और दूसरी टर्म 0 होने का मतलब है स्केलर प्रोडक्ट 0 है, या आपके ऑपरेटर्स जो सॉरी आइगन वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल है। जी बेटा। बेटा मैं आपको शामी कबाब सैंडविच बना दूं? बेटा अभी मामा काम करिए, मामा काम करने के बाद बना देती हूँ। ओके ओके, ये डोर क्लोज कर दो, मामा काम कर रही है। फिर हमने अगर इस साइड पे यू डैगर से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास सॉरी राइट साइड पे यू डैगर से मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन या ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन हासिल हो जाती है। तो हम अनप्राइम्ड से अगर प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स में जाना चाहें तो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह लगती है, ये जो ऊपर वाला बॉक्स है। लेकिन प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स एंड प्राइम्ड में जाना चाहें तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगती है। ये देखें, ये ऊपर वाली से नीचे वाली में आना हो तो ये मैं यू डैगर दोनों साइड्स पे अगर अप्लाई कर दूं यू डैगर तो आपको पता है यू डैगर यू आइडेंटिटी हो जाता है, और इस तरफ साई प्राइम के ऊपर यू डैगर लग रहा है, तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है।
तो ये दोनों आपस में रिलेटेड। मैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस भी बता दूं, क्योंकि अक्सर हमारे पास समटाइम्स मैट्रिसेस जो उनसे होते हैं, सॉरी ऑपरेटर्स मैट्रिसेस की फॉर्म में होते हैं, उन्हें डायगोनलाइज करने के लिए हमें यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ती है। और डायगोनलाइज फॉर्म में जो डायगोनल एलिमेंट है वो आइगन वैल्यू होती है। तो इस तरह हमें आइगन वैल्यू और फिर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ढूंढना आसान होता है। तो हम यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अब आगे उसकी प्रॉपर्टीज को देखें। तो अगर कोई ऑपरेटर ए हर्मिशियन है तो उसकी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन भी हर्मिशियन होगी, ये इसका प्रूफ है। और आइगन वैल्यू इक्वेशन जो उनसी है वो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से प्रिजर्व रहती है। प्रिजर्व रहने का मतलब क्या है कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन कैटसाई को कैटसाई प्राइम बना रही है, ऑपरेटर ए को ऑपरेटर ए प्राइम बना रही है। तो जब ए कैटसाई पे लगता है तो ये ए एन आइगन वैल्यू और साई स्टेट वापस देता है। तो ए प्राइम जब साई प्राइम पे लगेगा तो आइगन वैल्यू ए ही वापस करेगा और साई एन प्राइम स्टेट दे देगा। और जो हमारा कम्यूटेशन रिलेशन है वो भी प्रिजर्व रहता है, या इसको आप इनवेरिएंट कह लें अंदर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप किसी के कुछ ऑपरेटर्स का लीनियर कम्बिनेशन आपने बनाया है तो वो भी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से अनइफेक्टेड रहता है। यानी अगर आपके ए बी सी जो हैं वो अनप्राइम्ड स्टेट वो हैं ऑपरेटर्स, तो प्राइम्ड ऑपरेटर्स ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम है जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से आ रहे हैं। तो ये यही रिलेशन जो उनसा प्राइम स्टेट ऑपरेटर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं जो कि अनप्राइम्ड सेटिस्फाई करते थे, यानी कोफिशिएंट्स आपके सेम है। और इसी तरह प्रोडक्ट भी आपकी जोन सी है ना वो भी अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रिजर्व रहती है। और ये जो आपका सॉर्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट टाइप बनती है जिसमें यहाँ पे ऑपरेटर एक ब्रा और कैट स्टेट के दरमियान सैंडविच है, ये भी जोन सी है प्रिजर्व रहती है। साई जोन सा है साई प्राइम साई बन गया है, काई प्राइम काई बन गया और ए प्राइम ए बन गया। तो ये इन जनरल आपकी स्केलर प्रोडक्ट भी प्रिजर्व रहती है। तो इसका मतलब है स्केलर प्रोडक्ट जो कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये भी प्रिजर्व रहता है, या इसको कहते हैं इनवेरिएंट रहता है। आप यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें आपकी स्टेट्स चेंज हो जाएंगी लेकिन जो स्टेट्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। तो अगर आपकी कोई स्टेट नॉर्मलाइज्ड है तो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो नॉर्मलाइज्ड ही रहेगी। और जो कोई पावर अगर आप लेते हैं ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी ये एक्चुअली आप यूं समझ लें ए प्राइम है हमारा, उसकी पावर हमने एन ली है, तो ये ए की पावर एन आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को एन टाइम्स लिखा तो सेंटर में यू डैगर यू जोन सा है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और वो यू डैगर यू जोन से है ना वो आइडेंटिटी बनाती है। अगर पावर कंजर्व रहती है तो फिर इसका मतलब है हमारे फंक्शंस जो कि कम्बिनेशन होते हैं पावर्स ऑफ ऑपरेटर्स का तो वो भी कंजर्व रहते हैं। तो ये आपके पास अगर कोई यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी ऑपरेटर पे लगा के कोई फंक्शन लें तो ये फंक्शन जो सा है वो आपके ऑपरेटर यानी आपका फंक्शन की फॉर्म भी प्रिजर्व रहती है। तो अगर इसी तरह आपका कोई फंक्शन एक से ज़्यादा ऑपरेटर का कम्बिनेशन है तो वो वाली फॉर्म भी आपकी प्रिजर्व रहेगी। इन सब चीज़ों को समझने के लिए अगेन आपको कुछ प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी। ये जितने भी पार्ट हम आज करेंगे इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपका होमवर्क होगा, उनको मैं आपकी जो टास्क लिस्ट है ना उसमें डाल दूंगी, होमवर्क्स होंगे। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन हम ये सपोज करते हैं कि वो कोई बहुत छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशन को बार बार अप्लाई करें, बल्कि एक ही छोटी कोई बहुत छोटी ट्रांसफॉर्मेशन को हम अप्लाई करें तो हमारे पास यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो ये जो बहुत छोटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसको हम इन्फिनिटिजिमल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। इन्फिनिटिजिमल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये कम्बिनेशन होगी आइडेंटिटी और प्लस कोई स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन का। आइडेंटिटी का मतलब है ये जब किसी ऑपरेटर पे सॉरी किसी स्टेट साई पे ये ऑपरेटर एक्ट करेगा तो अगर एप्सिलॉन को 0 पुट कर दें तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन एक बहुत छोटा नंबर है तो एक बहुत छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन इसने स्टेट साई में करनी है। और इसमें हम ये सपोज करते हैं कि जी हमारा जो सा है वो हर्मिशियन होना चाहिए। अब
क्योंकि यू डैगर यू जोन सा है वो आइडेंटिटी होना चाहिए, तो यू की जगह पे मैंने ये यू एज इट इज़ लगा दिया, यू डैगर की जगह पे ये आयोटा की जगह माइनस आयोटा और जी की जगह पे जी डैगर, और एप्सिलॉन हम एक रियल नंबर ले रहे हैं। इसमें एप्सिलॉन स्क्वायर वाली टर्म जो सी उनको हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि एप्सिलॉन एक छोटा नंबर है। अगर हम चाहते हैं यू डैगर यू जोन सा आइडेंटिटी हो, तो इसका मतलब है ये जो जी माइनस जी डैगर वाली टर्म 0 होनी चाहिए, या ये निकलना चाहिए कि जी एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। जी को हम जनरेटर भी बोलते हैं और एप्सिलॉन हमारा पैरामीटर होता है। और अगर मैं किसी स्टेट साई के ऊपर ये इनफिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी तो वो स्टेट साई में बहुत स्मॉल चेंज करेगी। ये स्टेट साई है और ये उसका स्मॉल चेंज है डेल्टा साई से जिसको डिनोट किया, और डेल्टा साई जोन सा आपको पता है वो इस टर्म को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। और अगर मैं कोई ऑपरेटर जोन सा है ए प्राइम उसको लिखूंगी तो वो ऑपरेटर ए की ट्रांसफॉर्मेशन यू डैगर से हासिल होगी। और ये मल्टीप्लिकेशन को जब एक्सपैंड करके लिखा तो हमारे पास पहली टर्म ऑपरेटर ए एज इट इज़ आ जाती है, एप्सिलॉन स्क्वायर वाली टर्म हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि एप्सिलॉन एक बहुत छोटा नंबर है। बाकी जो लेफ्ट ओवर टर्म है वो कम्यूटेटर ऑफ जनरेटर विद ऑपरेटर ए बना रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि ए प्राइम ए के इक्वल हो तो इसका मतलब है जनरेटर और हमारा ऑपरेटर ये दोनों आपस में कम्यूट करने चाहिए। और फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि बहुत सारी छोटी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके हम एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सिस्टम की एनर्जी जो सी है वो 3 GeV है और मैं उसको 4 GeV पे ले जाना चाह रही हूँ, तो हो सकता है वो मैं 1 MeV के स्टेप्स में अप्लाई करूँ, तो वो 1000 टाइम्स मुझे वो स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे, 1000 टाइम्स 1 MeV की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ इधर फार्मूले में लिखी है कि ये एक इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन है, ए बाय एन लिखा हुआ है, एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ए बाय एन जो सा वो एप्सिलॉन यानी एक छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है। और जब हम इसको एन टाइम्स अप्लाई करेंगे तो ये पाई का मतलब है ये प्रोडक्ट है, एन टाइम्स किसी स्टेट साई पे एक्ट करेगा, तो ये इसका मतलब है ये इसकी पावर एन है, एन हो जाएगा। और लेकिन ये हमारा एक्सप्रेशन जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे ना, तो ये तो हमारा ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा जी का फार्मूला बन जाता है। तो यानी हमारी फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन जो सी है वो हम ई की पावर्स में लिख सकते हैं। इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन जी होगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे ए बाय एन है, ठीक है। तो हमारा अब ये फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन है और ये इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन है। और वही अगर आप ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन को राइट और लेफ्ट पे अप्लाई करें, यू यू डैगर हमने ये पे अप्लाई किया, तो ये हमारा ये लेफ्ट साइड पे हमारा ए प्राइम है और राइट साइड पे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं, जो कि अगर ये टर्म्स 0 होंगी तो ही हमारा ए प्राइम ए के इक्वल होगा। और इन टर्म्स को 0 होने के लिए ये जो ऑपरेटर सॉरी ये कम्यूटेटर ये आ रहा है हर जगह पे, इसको 0 होना चाहिए। तो अगर हमारे ऑपरेटर ए जो है वो जनरेटर ऑफ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कम्यूट करेगा तो फिर हमारा ए प्राइम ए के इक्वल होगा। रिप्रेजेंटेशन में हम अब रिप्रेजेंटेशंस को स्टडी करेंगे, तो अगर हम कोई सर्टन बेसिस चूज कर लें तो उस बेसिस में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट वेक्टर्स या स्टेट फंक्शंस हैं, कैट स्टेट्स, ब्रा स्टेट्स या ऑपरेटर्स हैं, उनको लिखने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसको हम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब हमने ये ना बेसिस चूज करनी है, यहाँ पे बेसिस जो हमारी हैं वो 5 बेसिस हैं और ये डिस्क्रीट बेसिस हैं और डिस्क्रीट बेसिस हैं लेकिन इनका नंबर इनफाइनाइट है, जैसे मैंने आपको पोलिनोमियल्स के लिए बताया था। बिल्कुल इसी तरह की और बेसिस जो सी थी ये हमारी हर्माइट पोलिनोमियल्स, लेग्यूर पोलिनोमियल और लेजेंडर पोलिनोमियल्स के लिए भी हैं। इन बेसिस की प्रॉपर्टी यही है कि ये ऑर्थोनॉर्मल है, सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, स्टेट्स को मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड 1 आता है और डिफरेंट को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 0 आता है। और आइडेंटिटी अगर हासिल हमने करनी है तो ये कैट और ब्रा स्टेट्स की प्रोडक्ट इसी ऑर्डर में लेके और सब यानी कोरस्पॉन्डिंग बेसिस को मल्टीप्लाई करके और फिर उनको एड अप करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है। सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया हम डिस्क्रीट बेसिस लेते हैं,
और डिस्क्रीट बेसिस में अगर हम कैट्स को लिखेंगे तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होता है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स कैसे आता है? ये आपने कैट स्टेट को आइडेंटिटी से अप्लाई किया और आइडेंटिटी की जो हमारी बेसिस की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है वो हमने लिख दी। तो इसमें ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये तो हमारा कोफिशिएंट देती थी, आपको याद होगा ये कोफिशिएंट an देती है। तो यूँ हमने स्टेट साई को एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाई n लिख दिया है और ये ans को हम एम्पलीट्यूड या कोफिशिएंट्स या प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर होता है, वो भी निकलते हैं। तो यानी साई स्टेट को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स बनता है। अगर साई डैगर को लिखेंगे तो साई डैगर सॉरी जो कि एक ब्रा साई है, ये एक रो मैट्रिक्स बनाएगा और रो मैट्रिक्स में क्योंकि ये हर्मिशियन कॉन्जुगेशन से आ रहा है कैट के, तो हर्मिशियन कॉन्जुगेशन में जो एलिमेंट्स हैं ये इनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहा है। A1 के कॉरस्पॉन्डिंग A1 स्टार है, A2 के और A2 स्टार और AN के कॉरस्पॉन्डिंग A2 स्टार है। तो ये जो अब स्केलर प्रोडक्ट हमारी आती थी, ये आपको पता है ये साई फाई के अगर कंपोनेंट A और B हैं तो ये A1 स्टार का B1 से प्रोडक्ट है, A2 स्टार का B2 से प्रोडक्ट है, AN स्टार का BN स्टार से प्रोडक्ट है और इन सबको सम कर लेना है। तो ये हमारी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी, याद है आपको, हमने ये 3 डायमेंशनल वेक्टर में भी यही पढ़ी थी। कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड अप कर लेते हैं। और अगर हमारी कोई स्टेट नॉर्मलाइज्ड है तो इसका मतलब है इसके कोफिशिएंट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो या इनका मॉड स्क्वायर लें और ऐड अप करें तो रिजल्ट 1 आता है। अगर हमारी कोई स्टेट नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो हम इस स्टेट को किसी नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो दैट के इसका रिजल्ट 1 आ जाए और फिर यहाँ से हम ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अल्फा जोन सा है वो भी फाइंड कर सकते हैं। ऑपरेटर्स को अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो ये हमने ऑपरेटर के राइट और लेफ्ट दोनों जगहों पे आइडेंटिटी लिख दिया और आइडेंटिटी को हमने उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिस में वो लिख दी। तो ये जो सेंटर में टर्म है जो जो ऑपरेटर ए फाई ब्रा और कैट के दरमियान सैंडविच्ड है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स एलिमेंट है और ये मैट्रिक्स एलिमेंट को हम ANM से डिनोट करते हैं और बाकी जो हमारे पास ये कैट स्टेट और ब्रा स्टेट बचती है तो ये हमारे पास ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन है। आपको पता है ये कैट स्टेट कॉलम है और ये ब्रा स्टेट रो है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, क्योंकि ये ऑर्डर दोनों का सेम है तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। तो ऑपरेटर्स मैट्रिक्स बेसिस में स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, जबकि हमारी स्टेट्स जो सी होती हैं वो रो और कॉलम मैट्रिक्स होते हैं और आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा ये डायगोनल पे 1 वाला मैट्रिक्स होता है, बाकी हर जगह पे 0 होती है। और अब इसके बाद हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करना होता है? हर्मिशियन कॉन्जुगेट आपको पता है उसमें ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दोनों लेने होते हैं। तो ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम से चेंज कर देते हैं। ये ट्रांसपोज NM का लिया तो वो AMN बन जाता है। तो ये ट्रांसपोज लिया है तो आपकी जहाँ जहाँ पे रो थी वो कॉलम बन गई है। ये रो जोन सी थी ये कॉलम बन गई है। कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो सा होता है वो रो मैट्रिक्स होता है और रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स होता है। अगर किसी ऑपरेटर्स जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उनका ट्रांसपोज उसके अपने इक्वल आए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहते हैं। अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A आए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी अगर साथ में ले लें तो ये हमारे पास हमारा हर्मिशियन कॉन्जुगेट बन जाता है। तो A डैगर इज डिफाइंड बाय ट्रांसपोज फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन फॉलोड बाय ट्रांसपोज, रिजल्ट सेम होता है। और इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट ये इस तरह लिखा जाता है कि आपने A डैगर जो सा है ये इसका मैट्रिक्स एलिमेंट NM है तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट सॉरी ये NM था तो वो MN हो जाएगा और साथ में इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हो जाएगा और नीचे डिटेल में आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है।
इन्वर्स को अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लेना हो तो आपको पता है इन्वर्स, हर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो उनको हम सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, नॉन सिंगुलर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता। अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स हासिल कर, इन्वर्स का एन mth एलिमेंट हासिल करना है तो वो इक्वल होगा कोफैक्टर ऑफ ए mn एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर ये है कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स है उसका ए एम ये रो है और एन कॉलम है, तो उसमें रो नंबर एम और कॉलम नंबर एन को हटा दें और तो बाकी जो मैट्रिक्स बचता है उसको अगर -1 की पावर m प्लस n से मल्टीप्लाई कर दें तो जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। तो यूं हम मैट्रिक्स नोटेशन में कोफैक्टर हासिल कर लेते हैं, सॉरी इन्वर्स हासिल हो जाता है। और यूनिटरी ऑपरेटर या यूनिटरी मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टी वही होगी कि हमारा जब इसको यू डैगर लें तो वो आइडेंटिटी आ जाए, या किसी ऑपरेटर का इन्वर्स अगर उसके हर्मिशियन कॉन्जुगेट के इक्वल हो तो वो यूनिटरी होता है। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं हर्मिशियन कॉन्जुगेट मैट्रिसेस में हासिल करना आसान है क्योंकि रोज को कॉलम्स में चेंज करें और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, लेकिन इनवर्स जो सा आप देख सकते हैं इसमें को फैक्टर फाइंड करना एक डिफिकल्ट चीज़ है। तो यूनिटरी ऑपरेटर्स का इन्वर्स हासिल करना ज़रा आसान है। और ये जो इस तरह की प्रोडक्ट होती है साई कैट और साई ब्रा की, वो आप देख सकते हैं ये कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर की प्रोडक्ट है, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा है। ट्रेस ऑफ एन ऑपरेटर क्या होगा? अब हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा तो ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। डायगोनल एलिमेंट फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 A33 हैं, तो इन सब का सम हमारा ट्रेस है। और ट्रेस जो सा हर्मिशियन कॉन्जुगेट का ट्रेस उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, और ट्रेस जो सा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का ट्रेस है तो इसमें अगर आप मैट्रिसेस की प्रोडक्ट को सिक्लिकली मूव भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ABCDE है तो E को अगर मैं शुरू में ले आऊं और बाकी तरतीब वही रहे ABCD, या फिर सॉरी तो अगर हम ये उसके बाद डी को अगर ये शुरू में ले आए और बाकी मैट्रिसेस का ऑर्डर वही रहे और यूं ही तरतीब से हम हर मैट्रिक्स को साइक्लिकली मूव करते रहें तो ये सब प्रोडक्ट्स का मैट्रिक्स सॉरी ट्रेस जो है वो सेम होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप की होती है ये भी हम बहुत इस्तेमाल करते रहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि एक ऑपरेटर कैट साई के ऊपर लगा है तो कैट फाई आ गया, तो इसको जब मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे तो ये कैट साई भी एक कॉलम कॉलम मैट्रिक्स है और कैट फाई भी एक कॉलम मैट्रिक्स है और ये ए के कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑपरेटर है। तो ये आपको पता है ये ए जो है वो फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो B1 आ जाएगा, सॉरी ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और दूसरी रो से मल्टीप्लाई होगा तो बी की दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो ये यानी ये समेशन नोटेशन में इस तरह लिखा है और ये मैट्रिक्स नोटेशन में ये इस तरह लिखा है। और फिर एक और टर्म जो हम बहुत यूज़ करते हैं ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हमारा ये मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होगा, तो ये हमारी रो है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये कॉलम है, और तो ये इनकी प्रोडक्ट है जो कि एक्चुअली एक नंबर आता है, इसको इस नंबर को हम मैट्रिक्स एलिमेंट कहते हैं। अब मैट्रिक्स नोटेशन में आप देख सकते हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट्स क्यों हमारी अलाउड नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स ये सारे के सारे कैट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह की प्रोडक्ट तो मैट्रिसेस में हमें अलाउड ही नहीं है। इसी तरह रो की रो के साथ भी प्रोडक्ट अलाउड नहीं है। ये स्लाइड मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज बताती हैं जो कि आप लोगों ने जब मैट्रिसेस पढ़े थे कि रियल हो तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए स्टार है, कंपोनेंट की फॉर्म में अगर आप देखें तो ए एम एन इज इक्वल टू ए एम एन स्टार है, इमेजिनरी में ए इज इक्वल टू माइनस ए स्टार हो जाएगा, और सिमेट्रिक का मतलब है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है यानी ए एम एन इज इक्वल टू ए एन एम है, एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज है, हर्मिशियन जो सा ए इज इक्वल टू ए डैगर है, या
वही ट्रांसपोज़ और कॉन्जुगेशन करने के बाद भी आपके एलिमेंट्स वही रहते हैं। एंटी हर्मिशियन में ए इज़ इक्वल टू माइनस ए डैगर है। ऑर्थोगोनल जिसको हम कहते हैं कि ए ट्रांसपोज़ मल्टीप्लाइड बाय ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी हो या ए ट्रांसपोज़ ए इनवर्स के इक्वल हो। और यूनिटरी अगर ए डैगर ए इनवर्स के इक्वल हो, और ये इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी कंपोनेंट फॉर्म में ये लिखा होता है।